देश में इन दिनों साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर सरकार की ओर से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। लेकिन आज हम उनसे बातचीत करेंगे जो साइबर क्राइम की रेट को कम करने में एक दिन और रात लगे रहते हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाई, बल्कि जिस भी जगह पर उन्होंने सेवाएं दी, वहां से अपराध को खत्म कर उस जगह की दशा और दिशा को बदल दिया। इसी को लेकर सच बेधड़क ने भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश, जिन्होंने भरतपुर रेंज में जिम्मा संभालने के बाद न केवल क्राइम कंट्रोल किया, इसके अलावा जो यहां पे सबसे ज्यादा चर्चा में था साइबर क्राइम, उसको भी कंट्रोल किया एक अभियान चला के। उनसे जानते हैं कि कैसे रहा, क्या कुछ चुनौतियां रही। पहले तो सर स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। भरतपुर रेंज में आपने क्राइम कंट्रोल किया, उसके लिए कैसे रहा, क्या चुनौतियां रही? भरतपुर रेंज हमेशा से ही अगर देखा जाए तो अपराध के मामले में यहाँ पे अपराध ज्यादा दर्ज होते रहे हैं, और खास करके जो हमारा डीग का क्षेत्र है, जो पहले भरतपुर जिले का ही था लेकिन अब वो एक नया जिला बन चुका है, उसमें साइबर क्राइम की चुनौती जो है वो बहुत उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी। और पूरे भारत में साइबर क्राइम करने वाले, जहां से साइबर क्राइम ओरिजिनेट होता है, उसकी मैक्सिमम संख्या डीग में थी और डीग नंबर 1 में था पूरे भारत में। तो ये बड़ा चिंता का विषय था, और अन्य राज्यों से इस तरह की लगातार शिकायतें आती थी कि डीग में बैठे हुए लोग आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा परेशानी सभी को थी और बार बार ये शिकायतें आ रही थी। तो पुलिस मुख्यालय के स्तर पे डीजी सर, यूआर साहू सर और राज्य सरकार के स्तर पे भी निर्देश मिले कि जितनी ज्यादा तादाद में यहां से साइबर क्राइम हो रहा है, वो हमारे राज्य के लिए बड़ा ही एक बदनामी की स्थिति है, तो इसके ऊपर कुछ प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन एंटीवायरस के नाम से अपना एक साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन प्लान किया, और उसमें फिर हम लोगों ने I4C, जो कि दिल्ली में संस्था है केंद्र सरकार की, जो कि सारे राज्यों के बीच में साइबर क्राइम को लेकर कोऑर्डिनेट करती है और डेटा देती है, उसके डेटा को हमने हथियार बनाया कि कहां कहां बैठ के लोग साइबर क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं। उसके आधार पर प्लानिंग करके प्रत्येक दिन हम लोगों ने दबिशें देना शुरू की, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्डन एंड सर्च, घेरना और फिर सर्च करना। उस सर्च में जो भी लड़के हमें मिलते थे, जब हम उनके मोबाइल को चेक करते थे, तो बहुतों के पास मोबाइल में हमें इतने एविडेंस मिल जाते थे कि वो साइबर क्राइम कर रहे हैं। पैसे का ट्रांजैक्शन मिलता था, पॉर्न वीडियोज मिल जाते थे, पॉर्न चैट्स मिल जाती थी। उसके आधार पर फिर हमने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज शुरू किया करना, और अभी तक लगभग 550 मुकदमे हम लोग दर्ज कर चुके हैं। एक साल में लगभग 2500 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर चुके हैं, और उसका परिणाम ये रहा कि जो हमारा शुरू में जनवरी 2024 में साइबर क्राइम का स्तर था, उससे 78% नीचे आज साइबर क्राइम आ गया है हमारे क्षेत्र में। बिल्कुल राहुल जी, साइबर क्राइम डाउन हुआ है, लेकिन पूरे देश में अगर सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में देखें तो साइबर क्राइम ही है। बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक इस के घेरे में आ जाते हैं और कई जगह ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो इनको पकड़ने के बाद अंजाम तक पहुंचाने में वो कैसे रहा? ये बात आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे महत्वपूर्ण क्राइम साइबर क्राइम हो गया, और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्राइम भी साइबर क्राइम ही आज के टाइम में। और इसको लेकर के केंद्र सरकार बहुत चिंतित है। अगर आप देखेंगे तो लगातार कुछ न कुछ नवीन प्रयास हो रहे हैं, जिसका माध्यम I4C और वहां पे जो उनके सीईओ हैं राजेश कुमार सर, IPS हैं, वो उनके प्रयास जो है लगातार इसमें चल रहे हैं कि सभी स्टेट मिलकर काम करें। चूंकि झारखंड में बैठा हुआ व्यक्ति राजस्थान वाले के साथ क्राइम कर रहा है, राजस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति झारखंड वाले के साथ क्राइम कर रहा है, तो यहां से झारखंड जाना मुश्किल है, झारखंड वाले को यहां आना मुश्किल है, और कितनी बार आएगा। तो उसमें जो हमारी रणनीति थी एंटीवायरस की, जिसको कि बहुत सारे दूसरे स्टेट्स ने भी सराहा और अपनाया भी, कई स्टेट्स ने, कि एक दूसरे के यहां जाने के बजाय जो साइबर क्रिमिनल मेरे क्षेत्र में बैठ के क्राइम कर रहा है दूसरों के साथ, उसको मैं पकड़ूं और वो अपने वाले को पकड़ लें। इस प्रकार से उनके ऊपर नियंत्रण करना बहुत आसान था, और इस रणनीति के तहत ही हम लोग काम करके इतनी ज्यादा इसमें कमी ला पाए हैं। अपराधियों पे एक्शन हमने देखा, और एक्शन उनको काफी हद तक, जैसे उनके घर तक भी पहुंचा, कई जगह हमने वो भी एक्शन देखे। ये खौफ कैसे डेवलप किया? ये हमारी जो पिन पॉइंट इंटेलिजेंस था, जो हमारे
बीट कांस्टेबल्स थे उसके माध्यम से जो एक्सरसाइज की गई थी और जो हमारे पास एक टेक्निकल डेटा था, उन दोनों को मिला करके हम लोग बिल्कुल पिन पॉइंट इस बात को चिन्हित कर लेते थे कि साइबर क्रिमिनल है कहाँ पे, और वो चिन्हित होने के बाद उसको गूगल मैप पे देख करके उस जगह को और बढ़िया से प्लान करके तब दबिशें दी जाती थी जिससे कि कोई बच के भाग नहीं पाए। और जो आपने कहा इनको अंजाम तक कैसे पहुंचाया, तो उसके लिए हम लोगों ने विस्तृत तैयारी की, अनुसंधान की पूरी एसओपी बनाई हमने कि जब हम पकड़ेंगे तो अनुसंधान में क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या एविडेंस चाहिए। कोर्ट्स की तरफ से भी हम लोग को, न्यायालय की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला। आज के दिन में जिला लेवल पे इनकी जमानतें होनी बिल्कुल बंद है, तो अगर जिला लेवल पे जमानतें नहीं हो रही, इनको हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, तो आप मानिए कि 2-3 महीने तो यूं ही उनको जेल में तो रहना ही पड़ता है। और मामले इतने गंभीर हैं, इतने बड़े हैं, तो उसमें हाईकोर्ट से भी जमानतें नहीं मिल रही हैं। हमने भी उसमें एविडेंस के तौर पे एक लिंक एनालिसिस चीज दी हुई है, I4C का जो समन्वय पोर्टल है उसके ऊपर, जिसमें कि अगर एक व्यक्ति को हमने पकड़ा, उसके पास एक हमने सिम पकड़ा और एक कंप्लेंट पकड़ी कि इसने किया है 25,000 का मान लीजिए साइबर क्राइम, लेकिन हम निकालते हैं कि उसी सिम से पहले कितनी बार और साइबर क्राइम दर्ज किया गया है, और जब हम उसको जोड़ते हैं तो पता चलता है कि इसने अभी तक 5 लाख का किया है या 15 लाख का किया है। और जब हम ये देखते हैं कि जो उसके पास मोबाइल मिला है उसमें कितने सिम लग चुके हैं पहले और उन सिम से कितनी बार हुआ है, तो पता चलता है कि इसने अभी तक तो 50 लाख का कर रखा है। जब हम वो पूरा ब्यौरा न्यायालय के सामने रखते हैं तो न्यायालय उस बात को समझती है कि कितना बड़ा अपराधी है, कितना गंभीर अपराधी है, और फिर उनकी जमानतें मुश्किल होती है और इस कारण भी इसके ऊपर रोक लगता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात बताई आपने कि जिला न्यायालयों से जमानत नहीं मिल रही है और केस को मजबूत बनाया जा रहा है। सर, एक और सवाल आपके बारे में सुना है हमने कि हर कर्मचारी को आप बराबर का मानते हैं। आपका एक प्रमोशन हुआ था, मैंने वो फोटो देखी थी अखबार में छपी कि आपने सफाई कर्मचारियों से वो, ये कैसे आता है? और पुलिस को एक कांस्टेबल भी आपसे सीधा आके मिल लेता है, ये कैसे कर लेता? नहीं, मेरे ख्याल से तो सभी अधिकारियों की यही रणनीति रहती है, यही अप्रोच रहता है, क्योंकि सभी अपने कर्मचारियों से इसी प्रकार से मिलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई नया या अलग नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में बराबर तो हम लोग सब हैं ही, इसमें मेरे मानने वाली बात नहीं है। चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे गेट पे कोई काम कर रहे हों, चाहे मेरे ड्राइवर साहब हों, गनमैन साहब, हम सभी बराबर एज ए ह्यूमन, एक इंसान के तौर पे सबको बराबर सम्मान है। काम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा काम आईजी का करना है तो ठीक है, मैं आईजी के लिए जो चीजें चाहिए वो मुझे दी गई हैं कि भाई उसको एक चेंबर भी चाहिए, उसको एक गाड़ी भी चाहिए, उनको ड्राइवर साहब भी चाहिए, गनमैन साहब भी चाहिए, तो वो इसलिए दी गई है क्योंकि मेरा काम वो है। एक अगर कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल जिसको चौराहे पे खड़ा होना है तो उसका काम वहां पे खड़ा होना है, तो उसके पास इतनी चीजें नहीं होंगी क्योंकि उसका लिमिटेड जुरिडिक्शन में उसको अपना काम करना है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि मैं उससे बड़ा हो गया या वो मेरे से छोटा हो गया। हम दोनों को जो भी चीजें दी गई हैं, जो भी आप जिसको कह सकते हो, जिसको हम देख के कहते हैं कि यार इसका एक ऑरा बन रहा है, वो बेसिकली उसके काम को देख के दिया गया। उससे कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है, हम सभी बराबर हैं, और ये मैं दिल से मानता हूं, केवल कहने वाली बात नहीं है, और उसी तरीके से ट्रीट करता हूं। शुक्रिया राहुल प्रकाश जी। राहुल प्रकाश जी जैसे अधिकारी ही राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, उसको सही साबित करते हैं। सहयोगी विजय गिरी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए भरतपुर से।